log science, and I again welcome you back to Target 21। और आज हम कोई लेक्चर नहीं पढ़ने वाले हैं, मीन्स जो हमसे जुड़े हुए हैं आप वो सारे लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। उसमें वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स, ऑल द रेलेवेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, एंड एज प्रॉमिस्ड टुडे वी आर बैक विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एनसीईआरटी एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है आपके पढ़ाई का, आपके प्रिपरेशंस का, be it NEET or JEE mains, even advanced also, because NCERT has got some very quality questions. Means quantity पे थोड़ा बहुत debatable है ये चीज़, but quality it is up to mark. Means it's a one notch above the quality level. इसीलिए NCERT is the foremost thing, या it is the first step to your competitive preparations. और जैसे कि हमने वादा किया था in Target 21, we will provide with NCERT solution, that too video solutions. जो आज का हमारा चैप्टर दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो इसकी NCERT में कुछ क्वेश्चंस इररिलेवेंट हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपटीशन। वैसे वो रिलेवेंट नहीं है, मतलब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉजिकल एंड रीजनिंग पार्ट दे आर इंपॉर्टेंट, बट इफ यू टेक द कॉम्पिटिटिव सेगमेंट देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट टू दैट लेवल और they are not relevant to preparations of your JEE and NEET। तो आइए स्टार्ट करते हैं with NCERT वीडियो सॉल्यूशंस। पहला सवाल बड़ा आसान है, फिल इन द ब्लैंक से। आपके पास अगर NCERT हो आप NCERT रेफर कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चंस आपके फ्लैश हो रहे होंगे, यू कैन सिंपली रीड द क्वेश्चंस। तो फिल इन द ब्लैंक से पहला क्वेश्चन आपका पूछता है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। एक क्यूब दिया है, उसका साइड दिया है 1 सेंटीमीटर, पूछता है वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम क्यूब का होता है साइड का क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे आप, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर SI में लिखना है यहाँ पे तो 1 सेंटीमीटर इज 0.01 मीटर। इसका क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻² का क्यूब, दैट इज 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया, और आंसर मीटर क्यूब में पूछा गया है। सो 1 सेंटीमीटर is equal to 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। बी पार्ट पूछता है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ये पूछता है मिलीमीटर में पूछ रहा है आपसे ये, और हाइट दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर विल बी 20 मिलीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर विल बी 100 millimeter, and surface area is 2 pi r h। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3.14 into 20 into 100। on solving you will get this value as 12568 mm का स्क्वायर। अगला पूछता है a vehicle moving with a speed of 18 km/h covers dash meter in 1 second। तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। सो स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, एंड डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, डिस्टेंस पूछता है मीटर में पूछ रहा है, तो स्पीड आपको दिया है 18 km/h, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना मीटर पर सेकेंड में। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड्स, और टाइम यहाँ पे दिया है 1 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे 18 to the 36, तो डिस्टेंस विल बी 5 मीटर्स। फिर डी पार्ट पूछता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब इज। तो रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये आपको दिया हुआ है 11.3 दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। वाटर की 1000 होती है इन केजी पर मीटर क्यूब में, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या बन जाएगा 11.3 इंटू 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और ग्राम में ये होती है 1। 11.3 इंटू 1 विल गिव यू 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
तो वाटर की डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में 1000 होती है और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होती है, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट किया आपका। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स ये भी है आपका, इसमें हमको यूनिट्स कन्वर्ट करनी है। तो पहला सवाल दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 इंटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। तो 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो 1 kg में क्या होता है 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 बार यहाँ पे मीटर है, मीटर स्क्वायर है, तो 100 इंटू 100 और सेकेंड का सेकेंड ही तो 1 हो जाएगा, ये 1 सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3 1 2 3 4 5 6 7 10 रेज टू 7। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका 10 रेज टू 7 आ जाएगा आपका। फिर पूछता है 1 मीटर इज हाउ मच लाइट ईयर। लाइट ईयर इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आपका 3 इंटू 10 रेज टू 8 होगा। तो 1 ईयर में वी हैव डिस्टेंस ऑफ 9.46 इंटू 10 रेज टू 5 मीटर। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 9.46 इंटू 10 रेज टू 5 लाइट ईयर। इसको सॉल्व कर लिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर अगला पूछता है 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इज हाउ मच किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 1 मीटर में क्या होता है 10 रेज टू -3 किलोमीटर होते हैं, और 1 सेकेंड में 1 अपॉन 3600 आर होते हैं। आप इसका स्क्वायर करना है, आर का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3600 इंटू 3600, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा ये, इंटू 10 रेज टू -3। सो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3.88 इंटू 10 रेज टू 4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आखिरी में पूछता है इन द फोर्थ पार्ट इट इज आस्किंग कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, उसकी वैल्यू होती है 6.67 10 रेज टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। इसको कन्वर्ट करना है cm क्यूब सेकेंड -2 g -1। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना शुरू करें, तो इस g की वैल्यू बन जाएगी आपकी इंटू 10 रेज टू -11, और यहाँ पे cm क्यूब है आपका, तो cm क्यूब कितना बन जाएगा आपका cm क्यूब इज 10 स्क्वायर क्यूब अपॉन, और केजी है यहाँ पे, ग्राम कर रहे हैं ना ग्राम में, तो ग्राम होता है 1000, 1 kg 1000 ग्राम। इसको सॉल्व करिएगा, दिस विल बी 6.67 इंटू 10 रेज टू -8 cm क्यूब s -2 g -1, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम आपके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ कहता है आपका ऐसे, मैं पढ़ देता हूं। A calorie is a unit of heat or energy and it equals about 4.2 joule and 1 joule is equal to 1 kg meter square second -2। क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। तो इसमें ये कहता है कि जो ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम में कहा गया है कि आपका जो N1 का वैल्यू है वो 4.2 है, मास जो है वो 1 kg है, लेंथ जो है वो 1 मीटर है, टाइम जो है आपका 1 सेकेंड है। यहां पे कहता है न्यू सिस्टम में जरा बताइए N2 का वैल्यू क्या होगा, जहां पे मास दिया है अल्फा kg, लेंथ दिया है बीटा मीटर और टाइम दिया है 2 होगा, टाइम दिया है गामा सेकेंड्स।
तो उस दिन हमने फॉर्मूला ड्राइव किया डायमेंशन के चैप्टर में, n2 क्या होता है, n1 m1 बाई m2 का पावर a, L1 का L2 का पावर b, T1 बाई T2 का पावर c। n1 दिया है 4.2 और m1 1 kg है, तो 1 अपॉन अल्फा, और यहाँ पे जो यूनिट दिया है वो kg मीटर स्क्वायर s माइनस 2 दिया हुआ था, तो लेंथ का देखो पावर 1 है, तो 1 बन गया। L1 क्या है, 1 अपॉन बीटा का पावर 2, देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और 1 अपॉन गामा का पावर माइनस 2, तो n2 क्या बन जाएगा, 4.2 अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 2 और गामा का स्क्वायर बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि explain this statement clearly. To call a dimensional quantity large or small is meaningless without specifying a standard for comparison. In view of this, reframe the following statements wherever necessary. इसने बोला है atoms are very small objects. अब इसमें इसने बोला कि small और large जो होता है वो एक absolute term नहीं है, वो एक relative term है। तो जैसे statement दिया है atoms are very small objects, तो ये किसके रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है। सपोज ये मेरा पेन है, नाउ एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पेन और विद रिस्पेक्ट टू दिस रूम। तो जब भी हम साइज कंपेयर करेंगे तो हम किसी का रेफरेंस में उसको बोलते हैं। अगर मैं कहूं, अब मैं कहूं कि एटम का साइज हीलियम का एटम है और हाइड्रोजन का एटम है, तो उस केस में हीलियम का एटम हाइड्रोजन का एटम आपस में कंपेरेबल होते हैं क्योंकि दोनों एक ही ऑर्डर के हैं। बट अगर मैं कहूं कि हीलियम का एटम का साइज अर्थ से कंपेयर करोगे तो वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल होगा। बी पार्ट, अ जेट प्लेन मूव्स विथ ग्रेट स्पीड। अब अगर मैं एक जेट को दूसरे जेट से कंपेयर करूं तब वो स्पीड ग्रेट नहीं कहलाएगी क्योंकि जेट की स्पीड लगभग 900,000 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन मान लो मैं एक बाइसिकल की स्पीड से जेट कंपेयर करूं तब मैं कहूंगा कि विथ रिस्पेक्ट टू बाइसिकल जेट इज गोइंग विथ अ वेरी फास्ट स्पीड। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हर चीज फिजिक्स में रिलेटिव होती है, यू डोंट हैव एनी एब्सोल्यूट टर्म्स। अगला है द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। फिर वही चीज है कि आप किसी के रिस्पेक्ट में, मान लो मेरा ये पेन है, पेन 1 किलो का भी नहीं होगा, इसके रिस्पेक्ट में जुपिटर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा मास उसके पास है, सो उस केस में जुपिटर एक बहुत ही ज्यादा मास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। डी पार्ट, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे एक मोल में क्या होता है, एक मोल में यू हैव 6 into 0.23 into 10⁻³ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और एनीथिंग। अब इस कमरे की बात करें, ये कमरा अच्छा खासा बड़ा है, ये हमने स्टूडियो थोड़ा अच्छा बनाया हमने यहाँ पे, तो कमरा हमारा अच्छा खासा बड़ा है ये। अगर मैं कहूं कि इस वॉल्यूम में जितना एयर है तो इसमें कई सारे मोल्स होंगे, सपोज 1000 मोल्स हैं। नाउ इफ यू कंपेयर दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ 1 मोल तो क्या कहोगे कि इस कमरे में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आप जब देखते हो तो एक प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले लगभग 1900 टाइम्स ज्यादा होता है आपका। लास्ट बोलता है कि द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि साउंड की स्पीड लगभग आपकी 340 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन लाइट जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो जो आपके स्टेटमेंट, लास्ट जो स्टेटमेंट है वो सही लिखे गए हैं, उसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे स्टेटमेंट में ही उसने एक बॉडी को दूसरे से कंपेयर किया है। बाकी जो स्टेटमेंट्स है उसमें कंपैरिजन मेथड नहीं दिया हुआ है कि हम किसके रिस्पेक्ट में वो चीजें जो टर्म्स यूज कर रहे हैं, लार्ज, स्मॉल, बिगर, फैक्टर, जो भी वो नहीं दिया हुआ है। सो स्टेटमेंट्स E and F आर करेक्ट, they need not to be reframed, but you have to reframe your statements A to D. Okay, now moving with question number 5. Question number 5 आप पढ़ सकते हैं, ऊपर बोर्ड पे आपको लिखा मिल जाएगा, मैं पढ़ देता हूं। इसने बोला है a new unit of light length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity. What is the distance between the sun and the earth in terms of new unit if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover the distance?
तो पहले तो हम टाइम निकालते हैं। टाइम कितना दिया है? 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो 860 ये सेकेंड से बन गया प्लस 20, तो ये बन जाएगा आपका 500 सेकेंड्स आ गया आपका। अब पूछता है डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। अच्छा यहाँ पे लाइट है तो c इंटू टी कर देंगे। तो कहता है कि नए यूनिट्स में इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। ये स्पीड का कोई नया यूनिट है और टाइम कितना लग रहा है? 500। तो डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी 500 न्यू यूनिट्स। ये हमको नहीं पता क्या है, बट यहां इस यूनिट में इस डिस्टेंस की वैल्यू 500 होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आपके फ्लैश हो गया होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है Which of the following is the most precise device for measuring length? मैंने आपको बताया था लेक्चर में, precision is all about the least count of any device। तो यहाँ पे A पार्ट बोलता है a vernier calipers with 20 divisions on the sliding scale। मतलब least count कितना हो गया? 1/20 that is 0.05 mm। फिर बी पार्ट है a screw gauge of pitch 1 mm and 100 divisions on a circular scale। तो screw gauge का लीस्ट काउंट क्या है? पिच कितना दिया है? 1 mm, नंबर ऑफ डिविजन्स तो ये बन जाएगा 0.001 mm। An optical instrument that can measure length to within a wavelength of light। तो लीस्ट काउंट क्या होगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट लगभग आपकी 4000 से 7000 के बीच में वेरी करती है। तो इसने बोला है that can measure length to within a wavelength of light। तो अगर मैं उस रेंज का, जो लाइट का रेंज क्या होता है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है, तो अगर मैं इसका एक रफली एवरेज निकालूं तो ये कुछ आपका 5500 एंगस्ट्रॉम आएगा आपका ये। तो लैम्डा कितना हो गया? 5500 एंगस्ट्रॉम या 5500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये इसका लीस्ट काउंट बन जाएगा। तो देखिए सबसे कम लीस्ट काउंट जो है वो आपके इस माइक्रोस्कोप या जो भी आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है। तो दिस इज द मोस्ट प्रिसाइज वन। मैं फिर से बोलता हूं, प्रिसीजन इज ऑल अबाउट द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है a student measures the thickness of a human hair by looking at it through a microscope of magnification 100। He makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of microscope is 3.5 mm। What is the estimate on the thickness of hair? मैग्निफिकेशन आपने क्लास 10 में पढ़ा ही हुआ है। जो मैग्निफिकेशन होता है दैट इज अपरेंट साइज या जो इमेज की साइज होती है अपॉन एक्चुअल साइज जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है। तो मैग्निफिकेशन सवाल में आपको दिया है 100 और आपको अपरेंट साइज 3.5 दिया है, एक्चुअल साइज आपको पता नहीं है। सो एक्चुअल साइज विल बी 3.5 बाय 100 दैट इज 0.035 mm। दिस इज द एक्चुअल साइज ऑफ द thing which is a human hair which you are observing। तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 7 की। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा रीजनिंग बेस्ड सवाल है आपका। आंसर द फॉलोइंग। पहला दिया है यू आर गिवन अ थ्रेड इन अ मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। तो इसमें करना क्या होता है, मान लीजिए ये आपका पेन है, थ्रेड को लिए, थ्रेड एक बार ऐसे एक राउंड मारी थ्रेड को, तो थ्रेड जहां शुरू किया वो एंड पकड़िएगा, इसको एक बार एक राउंड दिया तो क्या होगा, अगर मैं उस राउंड पार्ट को स्ट्रेच करूंगा तो एक सेगमेंट मेरे इन दो फिंगर्स बीच में आएगा, उसको आप मीटर स्केल पे नाप लीजिएगा, दैट विल गिव यू द डायमीटर ऑफ द दिस पेन। ये एक रफ तरीका है डायमीटर निकालने का। थ्रेड लिया, एक राउंड घुमाया, फिर दोनों एंड्स को पकड़ के अगर आप खींचोगे तो एक लीनियर विड्थ आएगी, दैट विल बी द डायमीटर ऑफ दिस पेन। यहां पे कुछ और बॉडी की बात कर रहा है, यहां पे बात कर रहा है डायमीटर ऑफ द थ्रेड की बात कर रहा है।
फिर बी पार्ट पूछ रहा है कि अ स्क्रू gauge has pitch 1 mm and 200 divisions on circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of divisions of the on the circular scale? So least count ये होता है आपका, जो अभी हमने पढ़ा पीछे अभी अपने, least count is what? Pitch upon number of divisions. तो अगर हम इसने बोला कि अगर हम नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ा दें, तो अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा? So least count is inversely proportional to number of divisions on the circular scale. तो आप लीस्ट काउंट बढ़ाओ, नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ाओ तो आपका लीस्ट काउंट बढ़ता जाएगा आपका, तो आपका जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज कर जाएगी आपकी. C part is the mean diameter of a thin brass rod is to be measured by vernier calipers. Why is a set of 100 measurements of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only? जैसे हमने जब हम एरर्स हमने शुरुआत की थी, हमने वहां पे जो पहला था कि अगर मैं एक बॉडी लूं उसके n नंबर ऑफ रीडिंग्स निकालता हूं टू फाइंड द ट्रू वैल्यू ऑफ एनी सेट, आप n नंबर ऑफ रीडिंग्स का जो मीन निकालोगे दैट विल गिव यू ट्रू वैल्यू. तो रीडिंग्स जितनी ज्यादा होंगी आपकी ट्रू वैल्यू उतनी प्रिसाइज आएगी आपकी. इसीलिए भी प्रेफर, क्योंकि n जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा वैल्यू आपका ट्रू वैल्यू आएगा. तो इसीलिए ऑन इंक्रीज द नंबर ऑफ रीडिंग्स आपकी मेजरमेंट की वैल्यू या आपका एरर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोलता है द फोटोग्राफ ऑफ एरिया ऑक्युपाइज दिस एंड दिस. एरिया आपको दिया है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ 35 mm slide. The slide is projected onto a screen and the area of house on screen. तो एरिया ऑफ हाउस ऑन स्क्रीन जो है वो 1.55 मीटर स्क्वायर है. अगर इसको हम सेंटीमीटर करें तो 1.55 into 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर. What is the linear magnification of the projector screen and projector screen arrangement? तो अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो इनको डिवाइड कर दिए 1.55 into 10⁴ अपॉन 1.75, ये आपका आएगा 8.857 10⁻³ तो ये आपका एरियल मैग्निफिकेशन है. तो व्हाट विल बी लीनियर मैग्निफिकेशन अंडर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन. तो इसी का आप अंडर रूट कर दीजिए, इसको लेंगे आप तो विल बी 94.1 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं होगा, रेशियो में है ये 94.1 सेंटीमीटर आएगा. मतलब जो लेंथ होगा, साइड लेंथ है वो 94.1 टाइम्स बढ़ जाएगी आपकी हर तो यहाँ पे एरिया दिया है तो साइड से मल्टीप्लाई करके आपने एरिया निकाला होगा. इसका मतलब ये कि आपकी जो लेंथ है, जो स्क्वायर है उसका साइड, हर साइड 94.1 टाइम्स बढ़ जाएगा आपका. क्वेश्चन नंबर 10 है, आसान सा है, इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है आपको. तो पहला पार्ट दिया है 0.007 मीटर स्क्वायर. तो डेसिमल के बाद आप देखिए इनको हम काउंट नहीं करते, सिर्फ यहाँ पे, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 1 है. बी पार्ट दिया है 2.64 10⁴. तो यहाँ पे देखिए 3 है, 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसके वो 3 है. अगला दिया है 0.2370. इसमें डेसिमल के बाद जब काउंट करोगे, अगर 0 डेसिमल के बाद 0 है तो वो 0 काउंट नहीं होता है, बट अगर बाद में 0 तो काउंट होता है. तो 1 2 3 4 है यहाँ पे आपका. डी दिया है 6.320 जूल. तो इसमें भी 4 है, डेसिमल के बाद नंबर है, फिर नंबर, फिर 0 है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर भी 4 होंगे आपके. ई है 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर भी 4 होंगे आपके. एफ दिया है 0.006032. इसमें क्या देखो 1 2 3 4, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आपके 4 होंगे. आप तो इसको देख लीजिए. इसको
बाकी आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 11 पे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है कि लेंथ दिया है 4.234 मीटर, ब्रेड्थ दिया है मीटर और हाइट दिया है, थिकनेस दिया है सेंटीमीटर। कहता है एरिया बताइए, वॉल्यूम निकालिए। एरिया यहाँ पे लेंथ, अच्छा क्योंकि क्यू है आपका, तो एरिया क्या होता है इसमें, इसने पूछा गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू द करंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट विल बी 2 into, इसको सॉल्व करिएगा, वॉल्यूम विल बी LBH 4.234, ये मीटर में दिया है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, इंटू 2.0.10⁻²। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से जो आपका आ रहा है दैट इज 0.0855 मीटर क्यूब, और ये जो आपका आएगा ये आएगा 8.51 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसरी बैलेंस इज 2.3 kg. Two gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. What is the total mass? तो टोटल मास का उसको ऐड कर दीजिए, 2.3 प्लस, अच्छा वो ग्राम में दिया है तो 0.0215 प्लस 0.0217, इसको हमने ऐड कर दिया तो आ जाएगा 2.3442 kg, क्योंकि हमने ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया है। लेकिन अगर आप देखें जो आपका बॉक्स का मास है 2.3 kg है, सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमको यहाँ पे आंसर को भी दो सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिखना है, तो उसको जो राउंड ऑफ करोगे तो ये वापस 2.3 kg आपका बन जाएगा आपका। द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 20.17 माइनस 20.15, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.020 ग्राम जाएगा। तो यहाँ भी आपके दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ भी दो ही है, तो आंसर आपका करेक्ट है आपका ये। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका P is equal to AQ B square upon root C into D। कहता है P का एरर बताइए कितना आएगा, तो डेल्टा P अपॉन P क्या हो जाएगा, 3 इंटू डेल्टा A बाई A इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में बताना है, प्लस 2 इंटू डेल्टा B बाई B इंटू 100, रूट मतलब हाफ होता है, डेल्टा C बाई C इंटू 100 प्लस डेल्टा D बाई D इंटू 100, तो परसेंटेज ऑफ डेल्टा P अपॉन P 3। A में परसेंटेज अगर आपको 1 दिया हुआ है, B में आपको 3 दिया है, C में आपको 4 दिया है और D में आपको 2 दिया है। सॉल्व करेंगे 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, तो ये आपका आंसर 13% आप आंसर आ जाएगा ये। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 13 हो गया आपका। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके कई बार आपके कंपटीशन में और एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चंस ये। फिर बोलता है a book with many printing errors contain 4 different formula for the description of a particle undergoing a certain periodic motion, और पूछता है कि कौन सा इसमें क्वेश्चन है रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूला ऑन डायमेंशनल ग्राउंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट का निकालना है, तो पहला दिया है a इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन t।
ए यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वी यहाँ पे स्पीड है, टी यहाँ पे टाइम पीरियड है। तो अगर आप ए का पार्ट देखें आपका, तो ये तो डायमेंशनल क्वांटिटी नहीं होती क्योंकि इसका डायमेंशन m0 l0 t0, यहाँ पे टाइम कट जाएगा, ये भी l है ये भी l है, तो LHS और RHS का डायमेंशन सेम आएगा। बी पार्ट देख लो, y इज इक्वल टू a साइन v t। अब जो साइन के अंदर का पार्ट होता है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे v इंटू टी है तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होगा, तो इस आर्गुमेंट का डायमेंशन लेंथ आएगा, जो कि करेक्ट नहीं है। साइन का जो अंदर एंगल होता है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो दिस इज नॉट डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये आपका आंसर गलत है, ये डायमेंशन ही सही नहीं है। अगला बोलता है y इज इक्वल टू a अपॉन टी साइन t बाय a। तो ये भी एंगल यहाँ पे डायमेंशनलेस नहीं होगी, टाइम अपॉन लेंथ है, तो ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं आएगी आपकी। डी कहता है y इज इक्वल टू a रूट टू साइन 2 पाई बाई टी स्मॉल टी भी कॉस 2 पाई टी बाई टी। तो टाइम हट गया, डायमेंशनलेस बन गया, ये भी बन गया डायमेंशनलेस, यहाँ पे लेंथ है ये भी लेंथ है, तो ये इक्वेशन आपकी करेक्ट है कि दोनों तरफ डायमेंशन आपके लेंथ के ही हैं। तो ए और डी यहाँ पे करेक्ट आपके रिलेशन है डायमेंशनली। 15 हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो उसका उतना कोई रेलेवेंस नहीं है आपका। 16 में कहता है द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज द एंगस्ट्रॉम and is denoted by 1 angstrom is equal to 10 raised to minus 10 meter. Size of hydrogen atom is 0.5 angstrom. What is the total atomic volume in meter cube of a mole of hydrogen atoms? तो वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब है, और रेडियस आपको दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5.23 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 मीटर क्यूब। अब इसने पूछा है ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो एक मोल में होते हैं 6.023 इंटू 10 रेज टू 23, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 23 है ये। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.15 10 रेज टू माइनस 7 मीटर क्यू, आपका आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 कहता है एक गैस है, उसका वॉल्यूम दिया है 22.4 लीटर, अगर इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें 10 रेज टू माइनस 3 मीटर क्यूब। फिर व्हाट इज द रेशियो मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बाकी रेडियस यहाँ पे 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, बोला है हाफ साइज ऑफ H टू बी अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डायमीटर, तो उसका आधा करोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 0.5 10 रेज टू माइनस 10 का क्यूब, इसको सॉल्व करोगे तो 0.526 माइनस 30 मीटर क्यूब। अब यहां पे पूछता है 1 मोल ऑफ H2 का, तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6.023, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3.153 10 रेज टू माइनस 7 मीटर क्यूब। इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो। जब V2 बाई V1 का रेशियो निकालोगे, दिस रेशियो विल कम आउट टू बी 7.1 इंटू 10 रेज टू 3।